हेलो एवरीवन। विंटेज कॉफी की मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल हो गया है। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक हमने इस कंपनी के क्वार्टर 4 FY26 के रिजल्ट डिस्कस करे थे। रेवेन्यू के अंदर अराउंड वाई ऑन वाई 60% के आसपास में ग्रोथ देखने को मिल रही थी, जबकि प्रॉफिट के अंदर केवल यहाँ पे लगभग 35% के आसपास में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही थी वाई ऑन पर्सपेक्टिव से। तो आज जो कॉन कॉल हुई है, एक बार देखते हैं कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे किस तरह का आउटलुक दिया है और अपने जो नेक्स्ट जो कैपेसिटी इन लोगों ने लाइव करी है क्वार्टर 4 FY26 के अंदर, उसको FY27 के अंदर कितना परसेंट यूटिलाइज करने का प्लान कर रहे हैं, FY27 के अंदर किस तरह का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं, किस तरह के EBITDA मार्जिन हो सकते हैं एंड किस तरह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जनरेट हो सकती है। एंड जो इनका नेक्स्ट कैपेक्स प्लान है, जो क्वार्टर 4 FY27 में लाइव होने वाला था, आपका फ्रीज रेड कॉफी वाला, उस पे करंटली क्या स्टेटस चल रहा है। एंड लास्टली हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के अंदर यहाँ पे एसेट्स किस तरह की डील बनती हुई नजर आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट से पूछा गया कि जो रिसेंट में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना था मिडिल ईस्ट के अंदर, उससे आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे दिक्कत नहीं हुई क्या और आपके EBITDA मार्जिन पे यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं दिखाई पड़ी, जबकि जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं लाइक सीसीएल प्रोडक्ट्स, उसके EBITDA मार्जिन में यहाँ पे डेंट लगा था। तो मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसा हमारे जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चला है, उससे हमारे ऑपरेशंस पे ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग उस एरिया के अंदर काम ही नहीं करते हैं। मतलब हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस है, जो बाकी के एरियाज है लाइक आपका रसिया, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका, यूएसए वाली साइड से हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, तो ऐसे हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, उनका कहना है कि कुछ कुछ हमारे जो रॉ मटेरियल था लाइक पैकेजिंग मटेरियल था, उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी, जो हमने डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स पे पास ऑन कर दी। उससे हमारे ऐसे EBITDA मार्जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जो हमारा EBITDA मार्जिन का जो हमारा गाइडेड रेंज था 18% के आसपास में, उसी के अंदर हमारा लाइक FY26 का EBITDA मार्जिन यहाँ पे फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये बात करें EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से। एंड जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि लाइक आपका जो करंटली जो कैपेसिटी लाइव किया आपने क्वार्टर 4 FY26 के अंदर 4500 MTPA वाला, उसका आप 100% यूटिलाइजेशन कब से स्टार्ट कर दोगे? तो मैनेजमेंट ने कहा हमारे पास इनफ डिमांड है ऑलरेडी एंड हम लोग क्वार्टर 1 FY27 से उसको 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, लाइक यू कैन से हमारा टोटल जो 11000 MTPA का जो कैपेसिटी बन गया है क्वार्टर 4 वाली कैपेसिटी को लाइव करने के बाद में, तो हमारे जो कैपेसिटी हमने इसको मेंटेनेंस के लिए 10 से 15 दिन का यू कैन से पॉज दिया है क्वार्टर 1 FY27 के अंदर। बट अगेन एज सच लाइक यू कैन से हमारा यूटिलाइजेशन यहाँ पे 100% दिखाई पड़ेगा, बिकॉज़ हमने जो मेंटेनेंस के लिए पॉज दिया वो काइंड ऑफ रूटीन वर्क है। तो इससे ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, टिल द फुल ईयर आप ये कह सकते हो FY27 के अंदर 95% से 100% यूटिलाइज हम लोग इस कैपेसिटी को करेंगे। जो हमारी टोटल कैपेसिटी 11000 एमटीपी की बन गई है, आपकी स्प्लिट रेड कॉफी और एग्लोमेरेट कॉफी वाली। तो ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि लाइक FY26 के अंदर, सॉरी FY27 के अंदर इनका जो टोटल कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, पहले 6500 एमटीपी का था, अब 11000 एमटीपी का हो गया। मतलब यू कैन से लगभग 65% के आसपास में इनका कैपेसिटी एनहांसमेंट हुआ है। तो इसको यदि कंप्लीटली यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ पे टेंटेटिवली ये लग रहा है कि FY27 के अंदर इनका रेवेन्यू की ग्रोथ रेट अगेन 60% के आसपास में डिलीवर हो सकती है। जो इन लोगों ने FY26 के अंदर भी FY25 के कंपैरिजन में अराउंड 65 से 70% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। तो ये बात करी वी कैन से नई कैपेसिटी जो आई है उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में। अगेन देन इनका एक और जो नया कैपेसिटी आने वाला था प्रीमियम कॉफी वाला, फ्रीज डेड कॉफी वाला, जो क्वार्टर 4 FY27 के अंदर ऑपरेशनलाइज होने वाला था, उस पे करंटली फिर से स्टेटस पूछा गया मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक चीजें ऑन द ट्रैक चल रही हैं और हमने काफी सारा वहाँ पे कैपेक्स ऑलरेडी कर भी दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक क्वार्टर 4 FY27 के एंड में वो कैपेसिटी लाइव हो जाएगी, बट उसको यू कैन से हम लोग 3 महीने तक एक ट्रायल रन में चलाएंगे। यू कैन से क्वार्टर 1 FY28 का आपका फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीटली आपका ट्रायल रन में चलेगा। एंड हाँ, जुलाई 2028 से सॉरी जुलाई 2027 से यू कैन से क्वार्टर 2 FY28 से हम लोग कंप्लीटली उस फैसिलिटी को अच्छे से ऑपरेशनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे कॉमर्शियली। मतलब जो उस कैपेसिटी जो रनवे रेवेन्यू क्रिएट होगा वो जुलाई 2027 से क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो शुरुआत में जो 3 महीने होंगे, उस टाइम पे जो नई वाली कैपेसिटी होगी, उससे जो फ्रीज ड्राइड वाली कॉफी वाली कैपेसिटी होगी, जो प्रीमियम कॉफी है जहाँ पे एक बेटर EBITDA मार्जिन बनते हैं, वो यू कैन से जुलाई 2027 से ऑपरेशनलाइज होना स्टार्ट होंगी, वहां से रेवेन्यू बनना स्टार्ट होगा। एंड हाँ, मैनेजमेंट का कहना है कि FY28 के अंदर वो कैपेसिटी जो हमारी जुलाई से स्टार्ट होगी, तब तक यू कैन से अराउंड अराउंड 70% के आसपास में यूटिलाइज रहेगी। बाकी का 100% यूटिलाइजेशन हम लोग अराउंड यू कैन से FY29 के अंदर उसको अचीव करेंगे। तो ये बात उन लोगों ने अपना जो एक टाइमलाइन था यू कैन से उसको ऐसे एक्सटेंड भी नहीं किया, बट काइंड ऑफ एक्सटेंड भी कर दिया है। मतलब ठीक है, वो एक ट्रायल रन पहले करना चाहते हैं 3 महीने का, तो वो काइंड ऑफ एक से टाइमलाइन यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई दिखाई पड़ रही है। एंड यदि बात करें जो इनका ये फ्रिज डेड प्रीमियम कॉफी वाला जो प्लांट है, उसके बारे में मैनेजमेंट से पूछा गया कितना कैपेक्स यहाँ पे लग रहा है, तो अराउंड 550 करोड़ रुपीस का कैपेक्स इन्होंने बताया है। उसमें से 150 करोड़ रुपीस की कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर दी इन लोगों ने। लाइक जो इन लोगों ने QIP से पैसा रेज किया था FY26 के अंदर, वो पैसा यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है।
तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो 300 करोड़ रुपीस और यहाँ पे कैपेक्स लगने वाला है, वो लोग हम लोग यू कैन से डेट रेज़ कर रहे हैं यूरोप के किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे हमें लाइक हेजिंग कॉस्ट मिला के हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 6% के आसपास बनेगा। मतलब वो अमाउंट अब यू कैन से अलग-अलग फेजेस के अंदर आएगा। लेट्स से यू कैन से इस क्वार्टर के अंदर 100 करोड़ आ गया, अगले किसी क्वार्टर में 100 करोड़ आ गया, फिर अगले क्वार्टर में यू कैन से 100 करोड़ आ गया। तो थ्रू आउट द ईयर उसका इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जाएगा। वो यू कैन से डिवाइडेड रहेगा, उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस के अंदर। तो बट ओवरऑल ये कह सकते हैं लाइक जो 300 करोड़ रुपीस के लोग डेट रेज़ करेंगे, उस यू कैन से फ्रेश डेट वाली प्रीमियम कॉफी वाली कैपेसिटी के लिए जो 5500 एमटीपी की होगी, उसके लिए यू कैन से इनका टोटल एक्स्ट्रा डेट और आएगा 300 करोड़ रुपीस का। तो साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि एफवाई 28 के अंदर जो कैपेसिटी लाइव हो जाएगी, तो इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा बिकॉज़ लगभग 550 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया है। तो डेफिनिटली इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। मैं एफवाई 28 की बात कर रहा हूँ। साथ में एफवाई 28 में इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा बिकॉज़ लगभग 300 करोड़ रुपीस का 6% से मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो 1 साल का एनुअल इंटरेस्ट बनता है लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास में। एफआई 26 का इनका जो ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट लगा, फाइनेंस कॉस्ट लगे लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड साथ मैनेजमेंट ये भी बोला है कि हम लोग 100 करोड़ रुपीस एक वर्किंग कैपिटल के लिए रेज़ करेंगे लगभग 8.5% के ब्याज दर पे। तो उसका भी यू कैन से लगभग 8.5 9 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट जाएगा अपकमिंग क्वार्टर के बाद में, राइट? तो यहाँ पे ओवरऑल ये दिखाई पड़ रहा है कि एफआई 27 के अंदर तो ठीक है, इनका इंटरेस्ट कॉस्ट उतना नहीं बढ़ेगा एंड साथ में डेप्रिसिएशन कॉस्ट उतना नहीं बढ़ेगा बिकॉज़ एफआई 27 के अंदर जो अभी प्लांट लाइव हुआ है क्वार्टर फॉर एफआई 26 के अंदर इनका 4500 एमटीपी वाला, उसके लिए केवल 50 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया था। वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन था। तो उससे इनका एफआई 27 के अंदर तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं बढ़ेगा। बट जैसे ही ये नई फैसिलिटी लाइव होगी इनकी प्रीमियम कॉफी वाली, तो एफआई 28 के अंदर डेफिनिटली इनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा एंड साथ में इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो ये हमें इस वाले पूरे डिस्कशन से ये चीज निकल के आती है कि ठीक है, एफआई 27 के अंदर इनका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी उतना ज्यादा नहीं होगा और इनका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी उतना ज्यादा नहीं होगा। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट जो रिजल्ट आया था उसकी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि इन लोगों ने अभी क्वार्टर 3 एफआई 26 से क्या करना स्टार्ट किया था, जो उनका पहले टैक्स रेट लगभग 12-13% के आसपास हुआ करता था, वो अभी फुल टैक्स रेट बन गया लगभग 25% के आसपास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली। मतलब ये जो एफआई 27 के जो सारे क्वार्टर्स रहेंगे, उसके अंदर इनकी टैक्स रेट लगभग 25% के आसपास में रहेगी। तो आपको याद होगा क्वार्टर 1 एफआई 26 और क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर विंटेज कॉफी का टैक्स रेट लगभग 12% के आसपास में था। तो इन सारे तीनों चारों पैरामीटर को देखते हुए लाइक जो इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, इंक्रीज थोड़ा-मोड़ा यू कैन से डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगा एंड साथ में इंक्रीज टैक्स एक्सपेंस होगा। उसको देखते हुए ये पता लग रहा है कि एफआई 27 के अंदर मे बी विंटेज कॉफी यहाँ पे लगभग 60% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर सकता है। बट इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट अगेन लगभग यू कैन से 30 से 40% के बीच में हो सकती है, राइट? जो इनका एफआई 26 के अंदर भी देखने को मिला था। अब लाइक एफआई 26 के अंदर रेवेन्यू लगभग 65 से 70% से ग्रोथ हुआ था, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट इनकी लगभग 40% के आसपास में हुई है। अगेन वही टैक्स एक्सपेंस वाला पार्ट है, यहाँ पे आ गया था एफआई 26 के अंदर भी, यही रीजन यहाँ पे रहा है। तो ये काइंड ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से था। और हाँ, जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि लाइक आपका यहाँ पे इबिटा मार्जिन किस डायरेक्शन में जाएगा एफवाई 27 के अंदर, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा इबिटा मार्जिन एफवाई 27 के अंदर यू कैन से 19% के आसपास में होगा। उसके वजह इन लोगों ने लॉजिक बताया कि हम लोग यू कैन से पहले बी2बी के अंदर ज्यादा काम करते थे, अब हम लोगों ने क्या किया है, यू कैन से जो कंज्यूमर पैक बनते हैं, लाइक जो इनके बी2बी क्लाइंट्स है, वो लोग कंज्यूमर पैक के अंदर इनसे पैकिंग करा के यू कैन से वैल्यू एडेड सर्विस ये कह सकते हो, वो वाला काम करवा के इनसे कॉफी मंगवा रहे हैं पाउचेज के अंदर, कंज्यूमर पैक्स के अंदर। उसके कारण इनका थोड़ा रियलाइजेशन बढ़ेगा और उससे इनका यू कैन से जो EBITDA मार्जिन है वो बढ़ के 19% के आसपास चला जाएगा। तो एक अच्छी बात है। पहले लोग यू कैन से कंज्यूमर प्राइस इनका बहुत कम हुआ करता था। यू कैन से अराउंड 35% के आसपास में था आज से 1-2 साल पहले। एफआई 26 के अंदर ये लगभग 53% के आसपास में था और एफआई 27 के अंदर लोग बढ़ा के लगभग 60% करना चाह रहे हैं। मतलब डेफिनिटली इनका जो कंज्यूमर पैक बढ़ेगा तो इनके EBITDA मार्जिन बढ़ेंगे। एंड ये लोग एफआई 28 के अंदर इसको और बढ़ा के यू कैन से 65-70% करना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। एंड जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका जो क्लाइंट्स हैं वो टोटल कितने क्लाइंट्स हैं, यू कैन से और आपके टॉप 5 क्लाइंट से कितना परसेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। तो मैनेजमेंट टोल्ड कि लाइक हमारे 19 से 20 के आसपास क्लाइंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। टॉप हमारे 5 क्लाइंट अराउंड 40 से 50% का रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब रेवेन्यू कंसंट्रेशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक रिस्क नजर आता है। मतलब यदि आपका टॉप 5 में यदि एक भी क्लाइंट आपका यू कैन से डी एसोसिएट हो जाता है, आपसे यू कैन से हट जाता है, आपको ऑर्डर देना बंद कर देता है, उस वाले केस के अंदर आपका यहाँ पे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो ये काइंड ऑफ आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन के अंदर ये रिस्क यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा। यदि बाकी के कुछ और पैरामीटर की बात करें तो इनका कहना है कि लाइक आपके जो EBITDA पर केजी जो हम लोगों ने सीसीएल प्रोडक्ट्स वाले केस के अंदर डिस्कस किया था कि आपका EBITDA पर केजी यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, यू कैन से लाइक लास्ट के 3-4 क्वार्टर से। तो मैनेजमेंट का वही कहना था कि हम लोग यहाँ पे क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ में। यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गए हैं तो हमारे क्वार्टरली प्राइसेस रीनेगोशिएट होते हैं क्लाइंट के साथ में, तो हमारा EBITDA पर केजी यहाँ पे यू कैन से कंसिस्टेंटली मेंटेन दिखाई पड़ता है।
एंड साथ में ही लाइक जैसे हमारा कंज्यूमर पैक का यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है टोटल रेवेन्यू के अंदर, वैसे-वैसे हमारा एबिटा पर केजी यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एंड डेफिनिटली एफवाई 27 के अंदर भी हमारा जैसे कंज्यूमर पैक बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन के अंदर, वैसे-वैसे हमारा एबिटा पर केजी और यहाँ पे अच्छे से इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो काइंड ऑफ हमने ये पूरा डिस्कशन किया है मैनेजमेंट की कॉन्कोल का, लाइक यू कैन से एफवाई 27 के अंदर किस तरह से बिजनेस बन सकता है इनका, किस तरह से इनके एबिटा मार्जिन फ्लक्चुएट कर सकते हैं और किस तरह से जो इनकी एक नई फैसिलिटी आने वाली थी प्रीमियम कॉफी वाली, फ्रीज डेड कॉफी वाली, उसका यू कैन से कमर्शियल ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा। हाँ, मैनेजमेंट ने एक और बोला है कि जो हमारी 5500 एमटीपी की फैसिलिटी है फ्रीज डेड वाली प्रीमियम कॉफी वाली, जो यू कैन से क्वार्टर 4 एफवाई 27 के अंदर यू कैन से हमें फाइनली लाइव हो जाएगी, ऑल्दो उसका ट्रायल वर्जन चलेगा पहले क्वार्टर 1 एफवाई 28 के अंदर। इन मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा यू कैन से प्रीमियम कॉफी का फेज 1 का पार्ट वो है, मतलब प्रीमियम कॉफी का फेज 1 5500 एमटीपी का 5500 एमटीपी का ये लोग यू कैन से एफवाई 27 के एंड में वो फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट 2 और है, वो भी 5500 एमटीपी का है। वो स्टार्ट होगा, यू कैन से फेज 2 कहा जा रहा है उसको, और वो स्टार्ट होगा आपका यू कैन से एफवाई 29 के एंड में, राइट? तो उसके लिए भी लाइक मैनेजमेंट का कहना है कि उसके लिए भी हमें अलग से लगभग 300 से 400 करोड़ रुपीस का यहाँ पे फंड यू कैन से जुगाड़ना पड़ेगा ताकि वहां पे अच्छे से कैपेक्स किया जा सके। बट ऑल्दो वो फंड कब आएगा, किस तरह से आएगा, कितनी उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगी, कितना वो क्यूआईपी से आएगा, वो चीज अभी तक कुछ मेटेरियलाइज नहीं हुआ है। उसको मेटेरियलाइज होने के लिए हमें एफआई 27 के एंड तक का या फिर मे बी एफआई 28 के एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके एक बार क्लैरिटी मिलेगी कि लाइक वो उस नए कैपेक्स को करने के लिए लाइक फेज 2 ऑफ प्रीमियम कॉफी 5500 एमटीपी को कंप्लीट करने के लिए कितना फंड लगेगा और किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब यदि फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा तो उनकी कैपेसिटी कितनी बन जाएगी? अभी 11000 एमटीपी है, क्वार्टर 4 एफआई 27 के बाद में 5500 एमटीपी और ऐड हो जाएगी, और उसके लगभग 1.5-2 साल बाद में एफआई 29 के अंदर या कैलेंडर ईयर 29 के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी इनकी जो फेज 2 है प्रीमियम कॉफी 5500 एमटीपी का वो फिर और ऐड हो जाएगा। मतलब करंटली 11000 एमटीपी है, 5500 एमटीपी आएगा आपका प्रीमियम कॉफी वाला। और आपको जैसे मैंने लास्ट यू कैन से रिजल्ट डिस्कशन अंदर पे बताया था कि जो उनकी प्रीमियम कॉफी होगी ना, उस पे एबिटा मार्जिन बेटर बनेंगे और उसके यू कैन से एबिटा पर केजी भी ज्यादा होगा। मतलब एक प्रीमियम कॉफी का प्लांट आपका यदि 1000 एमटीपी का है, वो जो इनका नॉर्मल प्लांट होता है स्प्लिट ड्राइड कॉफी और एग्लोमेरेटेड कॉफी वाला, उसका 1.3x का रेवेन्यू रियलाइज होता है। मतलब 1300 एमटीपी ऑफ स्प्लिट ड्राइड कॉफी इक्वल्स टू 1000 एमटीपी ऑफ यू कैन से फ्रीज ड्राइड कॉफी। इसका मतलब जो 5500 एमटीपी का आपका प्लांट आएगा वो लगभग काम करेगा आपका स्प्लिट ड्राइड और एग्लोमेरेटेड कॉफी के इक्विवेलेंट कितने एमटीपी के प्लांट के लिए काम करेगा, लगभग यू कैन से 7000 एमटीपी के इक्वल काम करेगा। ठीक है, बट यदि मैं इनको कैपेसिटी के रूप में ऐड करना चाहूं तो 11000 एमटीपी भी है, 5500 एमटीपी और आ जाएगा क्वार्टर 4 एफआई 27 तक, एंड साथ में 5500 एमटीपी आएगा इनका एफआई 29 के अंदर या फिर कैलेंडर ईयर 29 के अंदर। मतलब ओवरऑल इनकी जो कैपेसिटी है डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर लगभग जो करंटली 11000 है वो बढ़ के लगभग यू कैन से 22000 एमटीपी के आसपास में हो जाएगी। मतलब इस कंपनी ने यहाँ पे लास्ट के 1-2 साल से अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन स्टार्ट किया था, एंड कंसिस्टेंटली ये लोग वी कैन से नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर अपनी कैपेसिटी को लगभग 22000 एमटीपी के आसपास तक पहुंचा देंगे। मतलब ये कंपनी जो लगभग उनसे 4 से 4500 एमटीपी के आसपास कैपेसिटी थी आज से 1-1.5 साल पहले, वो बढ़ के यू कैन से नेक्स्ट 3-4-5 साल के अंदर लगभग 22000 एमटीपी के आसपास चले जाएगी। मतलब एक बहुत बड़ी यू कैन से कैपेसिटी एक्सपेंशन का यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखाई दिया है। बट हाँ, इसके अंदर 2-3 रिस्क हैं। फर्स्ट, हो सकता है कि जो नई कैपेसिटीज आएंगी उनसे रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अच्छे खासे होंगे, बट उस कैपेसिटी के लिए जो कैपेक्स किया गया है उसका डिप्रिसिएशन अमाउंट दिखाना पड़ेगा, एंड साथ में जो डेट रेज किया है उस कैपेक्स को लगाने के लिए, कैपेक्स को इंस्टॉल करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनको भरना पड़ेगा अपने पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर। तो मतलब इन समरी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ठीक है, ये कंपनी एफआई 27 के अंदर में भी 60% से रेवेन्यू ग्रोथ करेगी, बट इनका प्रॉफिट ग्रोथ में भी यू कैन से 30 से 40% के आसपास में हो सकता है। यदि बात करें एफआई 28 के लिए, तो एफआई 28 के लिए हमने डिस्कस किया कि जो उनका प्रीमियम कॉफी वाला प्लांट आ रहा है वो यू कैन से 9 मंथ्स ही चलेगा, 70% यूटिलाइज होगा वो वाला कैपेसिटी। तो टेंटेटिवली एफआई 28 के अंदर भी इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो सकता है? लगभग यू कैन से लगभग 30 से 35% के आसपास में। और जो प्रीमियम कॉफी का जो प्लांट है जो 70% यूटिलाइज हुआ, बाकी का यूटिलाइजेशन का एफआई 29 के अंदर होगा, तो डेफिनेटली उस वाले ईयर के अंदर भी लगभग 30% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ इनका आ सकता है। मतलब एफआई 27 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 60%, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग यू कैन से 30 से 40%, एफआई 28 के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 30 से 35% के आसपास में, प्रॉफिट ग्रोथ वहां पे डिप कर जाएगा। रीजन मैं आपको बताता हूं, बिकॉज वहां पे आप देखो ना, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आ जाएगा इनका प्रीमियम वाले कॉफी वाले प्लांट का, एंड साथ में जो इंटरेस्ट ये लोग यू कैन से जो अभी फाइनेंस इनकी कॉस्ट है जो भी लगभग 10 करोड़ ही है, हो सकता है एफआई 27 में कम बढ़े, बट एफआई 28 के अंदर डेफिनेटली लगभग 40 करोड़ के आसपास चली जाएगी। बिकॉज 300 करोड़ रुपीज आप लोग रेज कर रहे हो 6% इंटरेस्ट रेट पे, 100 करोड़ रुपीज का वर्किंग कैपिटल आप लोगे लगभग 8.5% की रेट पे, तो डेफिनेटली इनका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब एफआई 28 के अंदर हो सकता है इनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट में भी 30-35% के आसपास में, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट में भी इनकी लगभग से 10-15-20% के आसपास में हो सकती है।
हाँ, FY29 के अंदर इनका डेप्रिसिएशन का कोर्स वाई ऑन वाई नहीं बढ़ेगा, तो उस वाले केस के अंदर जिस रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ होगा, उससे ज्यादा रेट से इनका प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ FY29 के लिए, बट देयर इज पॉसिबिलिटी FY29 के अंदर इनका जो फेज 2 का जो प्लांट है 5500 एमटीपी का प्रीमियम कॉफी का, वो भी लाइव हो सकता है। तो वाला एंगल भी एक बार देखना पड़ेगा। तो इतनी लंबी बात एक बार नहीं करते हैं। नेक्स्ट 1-2 साल की बात यहाँ पे करके एक बार चीजों हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ हमें अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना पड़ेगा, डील के पर्सपेक्टिव से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से हमें इन सारी चीजों को देखना चाहिए। तो मोटा-मोटी यही लग रहा है कि FY27 60% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ रेट, प्रॉफिट ग्रोथ रेट में भी 30 से 40% के आसपास में। FY28 रेवेन्यू ग्रोथ में भी अराउंड 30 से 35% के आसपास में, या फिर 30 से 40% के आसपास में। जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यू कैन से लगभग यू कैन से 15 से 20% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो एक ओवरऑल हमने यू कैन से विंटेज कॉफी का जो कॉनकॉल के हाइलाइट्स थे उनको यहाँ पे डिस्कस किया, एंड साथ में जो कॉनकॉल के हाइलाइट्स है हमारे फाइनेंशियल नंबर्स को किस तरह से हमें डिस्कस करना है, फिर कैसे आउटकम निकल सकता है, मतलब कौन-कौन हाइलाइट से हमारे फाइनेंशियल्स के नंबर कैसे ट्रिक हो सकते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो एज़ सच सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एज़ सच कुछ पॉइंट यहाँ पे बचा नहीं है। तो यदि बात करें डील के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखो ना करंट इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? 2000 करोड़ रुपीस के आसपास की। करंटली इस कंपनी का आप देखो लगभग आपका इक्विटी कितना लगभग 20 के आसपास में है। तो यदि एफआई 27 के अंदर लेट्स से 60% से रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, तो इनका EBITDA भी लगभग, जब EBITDA मार्जिन भी इनका इंक्रीज हो जाएगा, तो टेंटेटिवली जो इनका EBITDA जो बन के आता है एफआई 27 का 19% के मार्जिन के अकॉर्डिंग, वो लगभग 160 करोड़ रुपए का बन के आता है। तो आप ये देखो 160 करोड़ रुपीस का इनका EBITDA बन जाएगा FY27 का। नॉर्मली यदि बेस के सिनेरियो की बात करूं, तो मैं ऐसे कोई बुल के सिनेरियो की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल जैसे मार्केट ठीक-ठाक रहती है, ज्यादा कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं होता है, या बहुत सारा बुल रन भी नहीं होता, उस टाइम पे नॉर्मली 20 का EBITDA इस तरह की कंपनीज को मिल जाता है। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं सीसीएल प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज़ सीसीएल प्रोडक्ट्स को 20, 22, 23, 24 के आसपास का EBITDA मिल जाता है नॉर्मल मार्केट सिनेरियो के अंदर। तो यदि लेट्स से नॉर्मल मार्केट सिनेरियो रहता है और इसको कंपनी को यदि 20 का EBITDA मिलता है, तो FY27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि 160 करोड़ रुपीस का यू कैन से EBITDA 20 का यदि फैक्टर लगाता हूं मैं, तो टेंटेटिवली इसका यू कैन से मार्केट क्या बन सकता है 3000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो हमने यू कैन से EBITDA के पर्सपेक्टिव से देखा, एक बार इसको फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंपनी का यू कैन से FY27 का इसका जो फाइनेंस कॉस्ट मतलब अभी जो 10 करोड़ आया था FY26 का, वो बढ़ के लगभग मे बी 25 से 30 करोड़ हो सकता है। डेप्रिसिएशन अमाउंट भी बढ़ सकता है, मे बी अभी जो लगभग 9 करोड़ रुपए था FY26 का, बढ़ के लगभग यू कैन से 15 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। अदर इनकम जो आप सिमिलर ही मान सकते हो 5-7 करोड़ रुपए के आसपास में, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोग एड अप कर लेते हैं, तो FY27 का इसका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आता है लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास का निकल के आता है। मतलब FY26 के अंदर प्रॉफिट कितना था? समथिंग 72 करोड़ रुपीस के आसपास का। FY27 का इनका प्रॉफिट बनेगा लगभग 90 से 92-93 करोड़ रुपीस के आसपास का, मतलब कह सकते हो लगभग 30% के आसपास में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ यू कैन से यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। थोड़ा मैंने ये नंबर्स को कंजर्वेटिव में यहाँ पे कैलकुलेट किया है, मे बी हल्का-फुल्का ऊपर नीचे और यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ सकता है, मे बी 95 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो जाए, मे बी 90 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो जाए। उस तरह से एक बार आप देख लेना। बट हाँ, इनका जो एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पैट अमाउंट होगा FY27 का लगभग 90 से 95 करोड़ रुपीस के आसपास में होगा। उसके अकॉर्डिंग यदि इस कंपनी का मैं फॉरवर्ड पी रेशियो यदि कैलकुलेट करना चाहूँ, तो उसके लिए जो इस कंपनी की जो करंट मार्केट कैप है 2000 करोड़ रुपीस की, उसके अंदर फॉरवर्ड पैट अमाउंट को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी कितना आएगा? लगभग 22 के आसपास निकल के आएगा। यस। इस कंपनी की बिज़नेस ग्रोथ रेट कितनी है? लाइक FY26 से FY27 के अंदर लगभग उनसे 60% के आसपास में है। तो इस कंपनी का यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो फॉरवर्ड पी रेशियो है, उसके अंदर बिज़नेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी है आपका लगभग उनसे 22 के आसपास में, बिज़नेस ग्रोथ है 60% के आसपास में, तो इसका फॉरवर्ड पैग बनता है 0.4 के आसपास में। बट अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये FY27 के लिए फॉरवर्ड पैग 0.4 आ रहा है। बट आप ये देखना कि FY28 के अंदर धंधे की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 30% हो जाएगी। बिकॉज़ जैसे मैं आप लोगों से बारी-बारी से डिस्कस करता हूँ कि कंपनी एक लिमिटेड टाइम तक हाईएस्ट रेट से अपना बिज़नेस ग्रोथ कर सकती है। उसके बाद में उसकी बिज़नेस ग्रोथ रेट यहाँ पे टेपर डाउन हो जाती है। तो मैंने स्काई गोल्ड वाले केस के अंदर देखा, लाइक टाइम पे वो कंपनी लगभग 1 से 80-100% के आसपास ग्रोथ करती थी अपने बिज़नेस को। अभी उस कंपनी की मैनेजमेंट ने जो नेक्स्ट 4-5 साल का प्रोजेक्शन दिया, लगभग 30% के आसपास में बिज़नेस ग्रोथ करने का दिया है। यही विंटेज कॉफी के साथ में हुआ है। लाइक यू कैन से लास्ट के FY23 के बाद में यू कैन से 2 साल तक ये कंपनी 100% के आसपास में बिज़नेस ग्रोथ किया। FY26 के अंदर लगभग 65 से 70% से ग्रोथ किया। FY27 के अंदर में भी लगभग अगेन 60% से अपना बिज़नेस ग्रोथ करे, एंड अगेन लाइक FY27 ऑनवर्ड्स FY28, FY29, FY30 में भी लगभग 30% के आसपास अपना बिज़नेस ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। तो FY28 के पर्सपेक्टिव से फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो उसका एक बार आप फैक्टर थोड़ा देख लेना अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। बट हाँ, यदि FY27 की बिज़नेस ग्रोथ की बात करें, तो उसके पर्सपेक्टिव से वाला स्टॉक यहाँ पे 0.7 के 0.4 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बट अगेन मतलब 1-2 कमेंट आया था लास्ट वाले वीडियो के ऊपर कि आप फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉरवर्ड ईपीएस का क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हो? तो मेरा पॉइंट है कि हमें
ईपीएस मतलब जो फॉरवर्ड पैट है, देयर इज पॉसिबिलिटी कुछ-कुछ कंपनीज क्या करती है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आता है, बिजनेस ग्रोथ नहीं आता है, उसके बावजूद भी ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा के अपना पैट ग्रोथ दिखा देती हैं। तो यार मेरे को जो वो वाली पैट की ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए भाई धंधे में अंडरलाइन मतलब उस कंपनी के अंडरलाइन बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टॉप लाइन ग्रोथ होना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेस। यदि टॉप लाइन ग्रोथ है तो आपने यदि EBITDA मार्जिन मेंटेन भी रखे तो आपके अच्छा खासा पैट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। तो हम लोग फॉरवर्ड पैग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस से मतलब फॉरवर्ड पी के अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करते हैं, टॉप लाइन की ग्रोथ का डिवाइड करते हैं, ना कि अदर इनकम को जोड़ के या फिर वी कैन से प्रॉफिट ग्रोथ का डिवाइड नहीं। वो सही फैक्टर मेरे को नहीं लगता है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है जो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं करती हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करके अपना पैट ग्रोथ दिखा देती है। तो फॉरवर्ड ईपीएस का डिवाइड करना आई डोंट थिंक सो इज द राइट मेथड हमारे ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। हाँ, जो एमबीए के अंदर पढ़ाया जाता है, सीएफए क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है, वो यू कैन से अपने बुक्स वाला मेथड है, बुक्स वाले रूल्स है, वो पास्ट का पढ़ाते हैं यार कि पास्ट के अंदर कंपनी ने लास्ट के 3 साल में किस तरह से बिजनेस ग्रोथ किया, किस तरह से का इसका ईपीएस का ग्रोथ है, उसका डिवाइड करो। हम लोग कभी पास्ट के पैग रेशियो की बात करते ही नहीं है। हम लोग जो भी डिस्कशन हम लोगों ने आज तक किया है उसके अंदर कंपनी आगे किस तरह से बिजनेस परफॉर्म करेगी, आगे जाके कितना प्रॉफिट बनेगा, हमेशा उसकी बातें करते हैं। बिकॉज़ अब तक जो पास्ट में हो चुका था उसका आउटकम इस कंपनी के मार्केट कैप में साफ-साफ दिखाई पड़ता है। आगे क्या होने वाला है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, हमारा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। बिकॉज़ आगे जो भी चीजें होंगी, रेवेन्यू ग्रोथ होगा, प्रॉफिट ग्रोथ होगा या फिर एबिटा अमाउंट में ग्रोथ होगा या फिर एबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन होगा, वो सारी चीजें हमारे यू कैन से आगे के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। बिकॉज़ हमें ये चेक करना है कि आगे जाके इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी बन सकती है। मार्केट में भी 3x बन सकती है, 4x बन सकती है, 5x बन सकती है। वो वाला फैक्टर हमें देखना पड़ेगा, राइट? तो उसके पर्सपेक्टिव से ये कंपनी आगे अपने फ्यूचर के अंदर 1, 2, 3 साल के अंदर कैसे धंधा ग्रोथ कर सकती है, उसको देखना बहुत जरूरी है और उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग उस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो, फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करना मेरे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सही नजर आता है। तो आई थिंक ये जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, ये जस्ट मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मेरा पर्सपेक्टिव दिया है इस कंपनी के बारे में। ये सच कोई मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही इंटेंट रहता है कि मैं आपको इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी इतना सीख जाओ एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, आपकी यदि कोई क्वेरी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हो। डेफिनेटली मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और यदि कुछ डिफरेंट मैटर रहा, कुछ डिफरेंट टॉपिक रहा तो डेफिनेटली मैं कोई वीडियो बना के वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।